नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु शेखर और आप देख रहे हैं युवा शक्ति न्यूज़। हर खबर पैनी नज़र। दोस्तों, एक से एक शख्सियत से आपको हम लोग रूबरू कराते रहे हैं। आज हमारे साथ उत्तम माहेश्वरी जी हैं, जो हेल्थ साइंटिस्ट हैं और जिन्होंने गौ के बारे में इतने कार्य किए हैं जो यूं बताना बहुत मुश्किल कार्य है। उन्हीं से हम लोग जानेंगे कि जीवन की जो रक्षा है वो कैसे हो सकती है। आजकल जो मिलावटों का दौर है उससे कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले तो उत्तम जी, युवा शक्ति के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। पहली बार हमारे दर्शक आपसे मुखातिब हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे स्वास्थ्य को उत्तम रखा जाए। देखिए, आयुर्वेद के अनुसार 90% आयुर्वेद जो है वो हमारी परंपराओं में है, केवल 10% जड़ी बूटियों में है। अगर हम अपने परंपराओं में छुपे हुए आयुर्वेद के विज्ञान को समझ लें तो हम बहुत आराम से स्वस्थ रह सकते हैं। जैसे एक छोटा उदाहरण देता हूँ। अगर किसी व्यक्ति के घुटने में दर्द है और वो खड़े होकर पानी पीता है तो दुनिया का कोई डॉक्टर, वैद्य, हकीम उसका घुटना ठीक नहीं कर सकता है। जब तक उसकी दवाइयाँ चलती रहेगी तब तक आराम रहेगा। दवाइयाँ बंद, ट्रीटमेंट बंद कि वापस दर्द शुरू हो जाएगा। तो आयुर्वेद कहता है कि भाई बैठकर पानी पिया करो। अब इतनी सिंपल सी बात है, इसमें कोई औषधि की आवश्यकता नहीं। ये हमारी परंपरा, हम पहले पीते ही थे बैठकर। अब जब से खड़े होकर पानी पीने लग गए हैं तब से घुटने की दर्द की बीमारी जो है वो युवाओं को भी होने लगी। नहीं तो पहले घुटने की दर्द की बीमारी मानी जाती थी कि भाई 70 के बाद की बीमारी है। तो बहुत सारी हमारी परंपराएं हैं। उन परंपराओं को अगर हम समझें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर ऋतुओं के अनुसार भोजन, जैसे गुड़ सर्दियों में बहुत बढ़िया है, लेकिन वही गुड़ अगर आप चैत्र में खाते हैं तो चैत्र में खाएंगे तो क्या होगा, आपका खून खराब हो जाएगा। तेल है, तली हुई चीज़ें हैं, आप सर्दी में खाइए, बहुत बढ़िया है, लेकिन वही तेल आप वैशाख के महीने में खाएंगे तो आपके शरीर में पित्त बढ़ेगा। पित्त बढ़ने का मतलब बहुत सारे पित्त के रोग बढ़ेंगे। आप आम खाते हैं, अब जैसे हमारे महाराष्ट्र में तो अक्षय तृतीया के बाद अगर आप आम खाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा, आपका खून साफ करेगा। लेकिन आप अक्षय तृतीया के पहले आम खाएंगे तो वही आम आपका खून खराब कर देगा। लेकिन अलग जगह पे अलग ऋतु होती है तो वहाँ अलग परंपराएं होती है। जैसे उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश वगैरह में, वहाँ पर तो आम आता ही वर्षा ऋतु में है। जबकि महाराष्ट्र में जैसे ही वर्षा ऋतु शुरू होती है, आर्द्र नक्षत्र आता है कि आम बंद कर दिया जाता है। लेकिन वहाँ तो आम बाद में खाया जाता है। तो वो थोड़ी सी परंपरा भी देखनी पड़ती है। इसलिए मैंने कहा कि इसके ऊपर कोई एक लाइन नहीं लिखी गई है, हर जगह की परंपरा है। तो उत्तर प्रदेश में परंपरा अलग है, महाराष्ट्र में परंपरा अलग है। तो परंपराओं के अनुसार, जैसे सर्दी में हमें सब्जियों का कम से कम उपयोग करना चाहिए, विशेषकर ताज़ी सब्जियों का। सूखी सब्जियों का हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन दिवाली के बाद अन्नकूट होता है। अन्नकूट का मतलब है कि अब आपको सब्जियां खाने की अनुमति मिल गई है। तो दिवाली के बाद आप गाजर है, मूली है, गोभी है, पालक है, मटर है, ये सब्जियां खा सकते हैं। ये पहले तो ये समस्या नहीं थी, क्योंकि पहले ऋतुओं के अनुसार ही मार्केट में सब्जियां आती थी। अब तो सब सब्जी आपको 12 महीने मिलेगी। इसलिए ऐसे समय में ये आयुर्वेद ने जो बताई है, इन बातों को अगर हम ध्यान रखें तो हम स्वस्थ रहेंगे। ऐसे ही आयुर्वेद कहता है कि आप सुबह जो है राजा की तरह भोजन कीजिए। मतलब गरिष्ठ चीज़ें जो है वो आप सुबह सुबह लीजिए। तो हमारे यहाँ परंपरा भी थी कि हम लड्डू खाते थे, तो लड्डू में ड्राई फ्रूट्स भी होते थे, खूब घी होता था, तो वो हम सुबह खाते हैं। उसके ऊपर फिर गर्मा गर्म दूध पीते हैं। दोपहर का भोजन, सुबह का भोजन राजा की तरह, दोपहर का भोजन प्रजा की तरह, यानी उसमें रोटी सब्जी सामान्य इस प्रकार से लेना चाहिए। और शाम का भोजन गरीब की तरह, गरीब की तरह यानी जैसे पोहा खा लिया, उपमा खा लिया। तो ऐसी हल्की चीज़ जो है वह
शाम के समय खानी चाहिए। अब हो गया उल्टा, आज सुबह तो हम गरीब की तरह खाते हैं, हल्की फुल्की चीज कुछ चीज़ खाएंगे, दोपहर को थोड़ा ठीक ठाक खाएंगे, और रात को हम राजा की तरह खाएंगे, रात को खूब पेट भर के खाएंगे, इसलिए स्वास्थ्य खराब हो रहा है। आपको क्या लगता है कि आज जो इतने लोग बीमार पड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों से लेकर वृद्ध तक, तो क्या खान पान का कितना असर इस पर पड़ता है, और आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ पर भगवान विष्णु को जो भोग लगता था केवल वही खाया जाता था। जो चीज़ भगवान विष्णु को भोग नहीं लगती थी वो हम नहीं खाते थे। जैसे प्याज और लहसुन, इसको आयुर्वेद ने आहार नहीं माना है, आयुर्वेद इसको औषधि मानता है, और औषधि का तो जब कोई समस्या हो तभी उपयोग किया जाता है। लेकिन आप औषधि 12 महीने खाने लगे तो क्या होगा? तो फिर उसके साइड इफेक्ट होंगे। तो लहसुन और प्याज आज हमारे भोजन को बिगाड़ रहा है। और जैसे चाय है, कॉफ़ी है, ये भगवान विष्णु को भोग नहीं लगती थी तो लोग चाय कॉफ़ी नहीं पीते थे। चाय कॉफ़ी से एडिक्शन पैदा होता है। एडिक्ट आदमी को ये पता नहीं चलता क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। ऐसे ही जैसे मैंने बताया कि भाई दिवाली के बाद भगवान को भोग लगाया जाता था, अन्नकूट जो होता है वो भगवान को भोग लगता है, उसके बाद आप खा सकते हैं, उसके पहले खाएंगे तो नुकसान होगा। तो ये परंपरा है कि किस समय क्या खाना, यह हमारे तो लोग जाके मंदिर में इसलिए आते थे कि भाई भगवान को क्या भोग लग रहा है। दूसरी तरफ शिव मंदिर, अब विष्णु जी है वो पालन करता है और शिव जी जो है वो संहार करता है। तो शिव जी को जो चीज़ चढ़ाई जाती है वो कभी प्रसाद नहीं होती है। तो शिव जी को क्या चढ़ाया जाता है? तो शिव जी को भांग है, धतूरा है, बेलपत्र है, ये सब चीज़ें जो है ये औषधि हो सकती है, ये आहार नहीं हो सकती है। और औषधि को औषधि बनाने की विधि होती है। ऐसे नहीं कि आपने उसको रॉ उठाया और खा लिया और वो औषधि का काम करेगी, उसकी एक विधि होती है, उसके पथ्य पालन करना पड़ता है। तो शिव जी के ऊपर जो भोग लगता था, शिव जी को जो चढ़ाया जाता था उसको भोग नहीं कहते थे और उसको प्रसाद नहीं कहते थे। तो विष्णु जी को जो लगता है वह प्रसाद है, वो हमको खाना चाहिए। शिव जी को जो लगता है वो नहीं खाना चाहिए। अब श्रावण के महीने में शिव जी पे दूध चढ़ता था, क्यों? क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि श्रावण के महीने में कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए। हमारे यहाँ परंपरा थी, आज तो परंपरा नहीं रही। पहले हर घर में गाय होती थी तो लोग दूध निकालते थे और दूध निकाल के तुरंत पी लेते थे। धारोष्ण दूध कहा जाता था उसको, ताजे दूध को। लेकिन बाद में अब डेयरी का दूध आने लग गया तो परंपरा बदल गई। तो पहले हमारे यहाँ पर श्रावण के महीने में दूध नहीं पिया जाता था, क्योंकि वो शिव। और कैसे पता चलता लोगों को कि अब दूध नहीं पीना है? तो जैसे ही शिव जी को दूध चढ़ना शुरू होता है तो लोगों को समझ में आ जाता था कि श्रावण का महीना आ गया, दूध नहीं पीना है। अब उसका आयुर्वेदिक आधार क्या है? तो आयुर्वेद कहता है कि श्रावण के महीने में वात के रोग बढ़ते हैं और कच्चा दूध जो है वो वात को बढ़ाता है, तो इसलिए श्रावण के महीने में दूध नहीं पीना। तो जैसे ही वो शिव जी पे दूध चढ़ता था, पूरे गांव को, पूरे देश को पता चल जाता था कि अब दूध नहीं पीना है। तो ये स्वास्थ्य की परंपरा है, इसलिए हमको परंपराओं के अंदर जो आयुर्वेद छुपा है उसको समझना है। बिल्कुल, आयुर्वेद को तो समझना बहुत ज़रूरी है। ये आपके माध्यम से हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि लोग बीमार नहीं पड़े, क्योंकि आपका इतने वर्षों का जो अनुभव है उसके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि जिस घर में गाय होगी, गाय का मैं जब कहता हूँ तो गाय यानी देशी गाय, भारतीय नस्ल की गाय। तो हमारे यहाँ कहा जाता था जिस घर के अंदर गाय है वहाँ कोई रोग नहीं आता है। जिसने गाय से नाता जोड़ा, रोग ने उससे नाता तोड़ा, और जिसने गाय से नाता तोड़ा, रोग ने उससे नाता जोड़ा। आयुर्वेद कहता है कि 80% बीमारियां वात और पित्त की है, और देशी गाय का घी जो है वो वात को भी शांत करता है, पित्त को भी शांत करता है। मतलब घी खाना वाला जो व्यक्ति है वो 80% बीमारियों से बचा रहता है। और गाय के दूध को संपूर्ण आहार कहा गया है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो पिछले कई वर्षों से, कोई 7 वर्ष से, कोई 10 वर्ष से, कोई 17 वर्षों से केवल और केवल देशी गाय के दूध पर है। ना वो कोई अन्न खाते हैं, ना कोई सब्जी खाते हैं, ना कोई फल खाते हैं, केवल देशी गाय के दूध पर है और एकदम स्वस्थ है, एकदम फिट है। तो देशी गाय का दूध ये संपूर्ण आहार है।
और दूध से जो निकला दही है वह भी बहुत चमत्कारिक चीज़ है। अगर कोई गर्भवती स्त्री नियमित रूप से चांदी के प्याले में जमाया हुआ दही खाती है तो कभी भी मंद बुद्धि संतान नहीं होगी, कभी भी विकलांग संतान नहीं होगी। कितना सरल उपाय है। आज अगर कोई मंद बुद्धि या विकलांग संतान हो जाए तो उनके माता पिता को कितना कष्ट होता है सभी लोग जानते हैं। तो कितना सरल उपाय है कि ऐसी संतान नहीं हो, स्वस्थ संतान हो, श्रेष्ठ संतान हो, उसके लिए चांदी के प्याले में दही जमा के खाना। ऐसे ही छाछ भी बहुत सारी बीमारियों को रोकता है, खास करके डाइजेशन से रिलेटेड, पाचन से जो रोग जुड़े हुए हैं वो सब छाछ पीने से ठीक हो जाते हैं। तो जिसके घर में गाय है वह सभी प्रकार के रोगों से मुक्त है। केवल उसको समझ में आना चाहिए कि भाई जैसे घी खाया तो घी के ऊपर तुरंत कुछ ना कुछ गर्म लेना है। अगर उसके ऊपर आपने गर्म दूध पिया, गर्म कढ़ी पी, गर्म सूप पिया, गर्म काढ़ा पिया, कुछ नहीं है तो गर्म पानी पिया, तो वो घी अमृत है। और आपने गर्म नहीं पी के अगर सादा पानी पी लिया या कोई जूस पी लिया तो वो घी जहर का काम करेगा। बिल्कुल, आपने गौ पर भी काफ़ी कार्य किया है और कर भी रहे हैं। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि गौवंश पर जो संकट आया हुआ है, संकट तो बरसों बरस से है, तो ये वर्तमान जो संकट है गौवंश को ही समाप्त करने की जो कवायद चल रही है, क्या कहेंगे आप, इससे कैसे गौवंश को बचाया जा सकता है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आयुर्वेद कहता है वात और पित्त के कारण 80% बीमारियां आती है, और घी खाने वाले को ना वात के रोग होंगे ना पित्त के रोग होंगे। तो जिनको दवाइयां बेचनी थी उनके लिए बड़ा संकट खड़ा हो गया कि भाई जब तक भारत के लोग घी खाते रहेंगे तब तक हमारी दवाइयां नहीं बिकेगी। तो इसलिए उन्होंने घी को बदनाम करना शुरू कर दिया। उन्होंने घी को नाम दे दिया फैट, और मोटे आदमी को भी दे दिया फैट। अब मोटा आदमी तो भद्दा दिखता है तो वो सोचता कह रही है घी खाएंगे तो और फैट बढ़ेगा, तो मुझे घी नहीं खाना चाहिए। जबकि हमने तो बहुत से मोटे लोगों को खूब घी खिलाया और 20-20 किलो तक वजन उनका कम हुआ है। पद्धति यही कि भाई आप घी खाइए और उसके ऊपर गर्मा गर्म कुछ न कुछ पी लीजिए। और जिन दिनों में आप घी खाते हैं उन दिनों में फ्रिज की किसी भी चीज़ का उपयोग नहीं करें। तो ये झूठा प्रचार किया गया। हार्ट पेशेंट को हमने 40 दिन के अंदर 5 किलो से ज़्यादा घी खिलाया, उनके हार्ट के ब्लॉकेज ठीक हो गए, खत्म हो गए, मतलब ब्लॉकेज ही निकल गए बिल्कुल उनके। अब यहां पर कहा गया कि भाई हार्ट पेशेंट को घी नहीं खाना चाहिए, जबकि आयुर्वेद में लिखा गया है गाय के घी को कहा गया है हृदय यानी हृदय के लिए गुणकारी। और अचानक जिनको दवाइयां बेचनी थी उनके साइंटिस्ट कहने लगे कोलेस्ट्रॉल का हवाला देकर। हाँ बिल्कुल। अब देखिए, कोलेस्ट्रॉल जो है देशी गाय के घी में HDL है, मतलब जिसको ये लोग अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं वो है, और वो LDL को कम करता है जिसको ये खराब कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो देशी गाय का घी खाने से आपका LDL कम होगा तो वो तो हार्ट के लिए अच्छा है। लेकिन घी के नाम पर इतना बड़ा घोटाला हुआ, जैसे डालडा को भी घी कह दिया, जबकि वो तो तेल है और वो तेल बिगाड़ा हुआ तेल है, विकृत तेल है, वो उसको घी का कह दिया गया। भैंस का घी का कहीं भी आयुर्वेद में वर्णन नहीं कि भाई भैंस का घी खाना चाहिए। कोई एक आध बीमारी में अलग बात है, लेकिन आहार के रूप में तो कहीं मान्यता नहीं है। लेकिन भैंस का घी लोग खूब खाने लग गए। और जर्सी जो है वो तो जानवर ही नहीं है, वह तो मतलब प्राकृतिक पशु नहीं है। वो जर्सी जो है वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड एनिमल है, उसको गाय कहना भी ठीक नहीं है। अब उसका जो दूध है उसका भी घी बनने लग गया, वो तो बीमारी का घर है। आज भारत में जो कैंसर की बीमारी फैली है, डायबिटीज़ जो फैला है महामारी की तरह, या गठिया की बीमारी फैली है, इसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो जर्सी के दूध घी वगैरह का है। और डेयरी से ये सब चीज़ें फैली है। तो जब से डेयरी का दूध का प्रचार हुआ है तब से बहुत सारी बीमारियां आई है। इसलिए हमारा तो ये कहना है कि भाई डेयरी के दूध का बहिष्कार कीजिए, डेयरी के घी का बहिष्कार कीजिए। आप सीधा किसी गौशाला से दूध लेके आ जाइए, गौशाला से घी लेके आ जाइए, या जो गाय पाल रहे हैं ऐसे व्यक्ति से आप दूध घी लेके आ जाएंगे तो आप एकदम स्वस्थ रहेंगे। और डेयरी के अगर आप प्रोडक्ट खाएंगे तो आप बीमार पड़ेंगे।
ऐसा है माहेश्वरी जी कि गौ जो है, गौवंश जो है, किसानों के यहाँ से निकलकर अब गौशालाओं में ये वहाँ की शोभा बढ़ा रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो गैपिंग आया है, क्योंकि किसान के पास अलग अलग उनको प्रलोभन दिए गए या जो इसकी महत्ता है उसके बारे में कम जानकारी दी गई, उनको नहीं बताया गया, क्या लगता है इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि भाई एक लॉबी है, उसको दवाइयाँ बेचनी है, तो उसके लिए ज़रूरी हो गया कि वो गाय को बदनाम करे और गाय का कोई सब्स्टिट्यूट खड़ा कर दे जो गाय जैसे ही दिखता हो। अब जर्सी जो है वो गाय तो है नहीं, वो तो जीन्स के साथ छेड़छाड़ करके बनाया गया जानवर है, दिखता गाय जैसा है। अब जैसे नील गाय है, नाम उसका गाय है, लेकिन उसमें गाय का कौन सा गुण है? वो तो हिरण की प्रजाति है। तो लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, लोगों को मिसगाइड करने के लिए ये सब षड्यंत्र चले हैं। तो षड्यंत्र तो करेंगे, जिनको अपनी दवाइयां बेचनी है वो तो दुनिया भर के षड्यंत्र करेंगे गाय को खत्म करने के लिए। उन्होंने, आप देखिए बड़ी विचित्र बात है, अगर आप जर्सी को पालना चाहते हैं या होल्स्टीन को पालना चाहते हैं, जिनको गलती से विदेशी गाय, वो विदेशी गाय भी नहीं है, मैंने साफ कहा कि वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड एनिमल है, वो जीन्स के साथ छेड़छाड़ करके बनाए गए हैं, अप्राकृतिक पशु हैं। इन अप्राकृतिक पशुओं के लिए बैंक आपको लोन दे देगा, आपको सब्सिडी मिल जाएगी सरकार की तरफ से। लेकिन आप देशी गाय पालकर अगर कुछ करना चाहते हैं तो आपको कोई लोन सब्सिडी नहीं मिलती है। किसानों को समृद्ध बनाने के लिए क्या करना चाहिए, आपको कुछ सुझाव देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए हमारे यहाँ पर एक दिवाली के दूसरे दिन होता है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा किसकी होती है? वो जो गोवर्धन बनाया जाता है वो मिट्टी और पत्थर का नहीं होता है, वो गोबर का होता है। यह वास्तव में गोबर धन है। जिन किसानों के पास खूब गोबर धन है वो किसान समृद्ध हैं। किसान हमेशा त्राही त्राही करते रहते हैं, अरे बरसात ज़्यादा हो गई, कभी त्राही त्राही करते हैं कि बरसात बिल्कुल नहीं हुई। जिन खेतों में गोबर का अच्छी मात्रा में उपयोग किया गया है, अधिक बरसात होने पर भी उनको नुकसान नहीं हुआ है और कम बरसात होने पर भी उनको नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जहाँ गोबर का प्रयोग नहीं किया है, यूरिया का उपयोग किया गया है, वहाँ अधिक बरसात हुई तब भी नुकसान हुआ और कम बरसात हुई तो उनकी फसलें जल गई। तो इसलिए किसानों के लिए गोबर एक बहुत चमत्कारी चीज़ है। दूसरी बात है, जैसे अहमदाबाद के गोपाल भाई सुतरिया हैं, उन्होंने गोबर, गोमूत्र, छाछ, इनसे एक कल्चर डेवलप किया है जिसको उन्होंने नाम दिया गो कृपा अमृतम। उसको भूमि में डालने से, जिस भूमि के अंदर केमिकल का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है, 3 महीने के अंदर ही वो भूमि बदल गई है, वहाँ वो केमिकल खत्म हो गए हैं। कैसे पता चला? तो उस भूमि के अंदर बहुत सारे केंचुए पैदा हो गए। अगर केमिकल होगा तो केंचुआ नहीं पैदा होगा वहाँ पर, केमिकल खत्म होने के बाद ही केंचुए पैदा होते हैं। तो वहाँ पर केंचुए पैदा हो गए। अब उससे क्या हुआ? पानी की खपत बहुत कम हो गई, तो किसानों को बहुत लाभ हो रहा है उससे। अगर आज गो कृपा अमृतम का उपयोग करें तो किसान की कॉस्ट जो है, अभी जो लागत लग रही है उनको, वो 15% रह जाएगी और पैदावार 3-4 गुना बढ़ जाएगी। जब किसान इस प्रकार से लाभान्वित होगा तो आप सोचिए कि कितना जबरदस्त उसकी आर्थिक उन्नति होगी और कितना संतुष्ट रहेगा। आज किसान बड़ी मात्रा में आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको ये चीज़ें मालूम नहीं है, विज्ञान कोई बता नहीं रहा है। वास्तव में इस विज्ञान का जबरदस्त प्रचार होना चाहिए, लेकिन इसके लिए कोई आगे नहीं आता है। क्योंकि अगर वो आगे आए तो फर्टिलाइजर लॉबी को कैसे इनकम होगी, पेस्टिसाइड लॉबी को कैसे इनकम होगी, जो जीएम सीड बेच रहे हैं उनको कैसे इनकम होगी, जो ट्रैक्टर, क्योंकि इसमें इस खेती में ट्रैक्टर की भी जरूरत नहीं है, तो जो ऑटोमोबाइल लॉबी है उसको कैसे प्रॉफिट होगा, जो डीजल लॉबी है उसको कैसे प्रॉफिट होगा। फिर ये सब जो जहर हमारे शरीर में जा रहा है अन्न के माध्यम से, उसके बाद जो दवाइयाँ बिक रही है वो दवाइयाँ नहीं बिकेगी तो उनको कैसे प्रॉफिट होगा। फिर जब बीमार पड़ के आदमी घबरा जाता है, फिर वो मेडिक्लेम करवाता है, वो इंश्योरेंस करवाता है, तो इंश्योरेंस लॉबी को इनकम नहीं होगी क्योंकि आदमी स्वस्थ है, उसको चिंता ही नहीं है। तो अगर गाय
को स्थान मिल जाए देश में, तो ये बहुत सारी लॉबी जो मनुष्य के शोषण पर आधारित है, ये सब के सब बर्बाद हो जाएंगे। और इसलिए वो रोक रहे हैं, इसलिए वो गाय को बदनाम करने में लगे हुए हैं कि गाय बोझ है। गाय अर्थतंत्र पे बोझ नहीं है, बल्कि अर्थतंत्र के बोझ को अपने कंधे पे उठाने वाली है। तो गाय बैल जो है वो हमारा सहारा है। जब तक हम गाय बैल पर आधारित थे तब तक ये देश सोने की चिड़िया था। जब तक गाय के गोबर से उगा हुआ अन्न खा रहे थे, हमारा मन जो था वो सात्विक था। जैसा अन्न वैसा मन। भारत का इतिहास है कि भारत ने कभी भी किसी पे आक्रमण नहीं किया। एक भी उदाहरण ऐसा नहीं कि भारत ने किसी पे आक्रमण किया है। क्यों? क्योंकि हम संतुष्ट लोग, तृप्त, और हमारा अन्न जो था वो सात्विक था, तो हमारा मन भी सात्विक था। तो जिन लोगों ने जहरीला अन्न खाया उन्होंने ही दुनिया के अंदर तबाही मचाई है। तो गाय के माध्यम से जो खेती होती है, उस खेती से बहुत सात्विक अन्न पैदा होता है, वो भगवान को भोग लगने लायक है। केमिकल से जो खेती होती है वो भगवान को भोग लगने लायक नहीं है। अब आखिरी सवाल आपसे कि युवा शक्ति के माध्यम से आप देश के युवाओं को और खासकर किसानों को, या हम अगर ये कहें कि पूरे देश को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि कैसे गाँवों का संवर्धन भी हो, राष्ट्र का विकास हो, और अंततोगत्वा जो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था उस तरफ हम लोग, जो आध्यात्मिक हमारी बौद्धिकता थी, आध्यात्मिकता में हम उत्कृष्ट थे, इस पर कैसे देश आ सकता है, बताएं। देखिए, युवाओं का आज जो उनको शिक्षा दी जा रही है, वास्तव में शिक्षा नहीं, वो ब्रेन वॉश किया जा रहा है उनका। मैंने देखा कि बहुत लोग जिनके पास 8-8, 10-10 बीघा ज़मीन है, वो मुंबई के अंदर वॉचमैन का काम कर रहे हैं। उनकी घर की महिलाएं जो है वो घरों के बर्तन मांज रही, झाड़ू पोंछा कर रही है। तो इस शिक्षा ने तो मालिक को नौकर बना दिया। तो ये शिक्षा हमारे देश के काम की नहीं है। हमको वो शिक्षा चाहिए जो नौकर के अंदर भी, नौकर को भी मालिक बनाने का जज्बा पैदा कर दे। तो शिक्षा के माध्यम से तो हम जुड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर विद्यार्थी केवल स्कूल कॉलेज की किताबों से जुड़े रहेंगे तो उनका विकास संभव नहीं, क्योंकि ये स्कूल और कॉलेज जो है ये उनको अमेरिका या यूरोप का पिछलग्गू बनाएगा। और जो पिछलग्गू होता है वो कभी दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकता, कभी लीडर नहीं बन सकता है। अगर युवकों को चाहिए कि वो देश को नेतृत्व दे, दुनिया को नेतृत्व दें, तो उनको आज बहुत से अच्छे काम चल रहे हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको गोपाल भाई सुतरिया का, कि बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। वो जो काम कर रहे हैं उस दिशा में अगर युवक आगे बढ़ते हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति तो बहुत अच्छी होगी, साथ साथ वो गांव को छोड़कर भागने के लिए मजबूर नहीं होंगे, तो गांव की भी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। आज गांव क्यों उजड़ रहे हैं? क्योंकि युवा सब शहरों में जा रहे हैं, और शहर में जाके कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर वो गाँव में रह जाएंगे तो 100 के 100 लोग जो हैं वो अच्छा जीवन यापन करेंगे, गाँव समृद्ध होगा, खुशहाल गाँव होगा। गाँव में समाज है, शहर के अंदर भीड़ है। भीड़ के अंदर जीवन नहीं होता है, समाज के अंदर जीवन होता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, इसलिए युवाओं को थोड़ा सा गाय की ओर ध्यान देना चाहिए। गाय की ओर ध्यान देंगे तो उनको इतनी सारी चीज़ें इतनी सारी चीज़ें मिलेगी कि उससे रोजगार भी मिलेगा, मन की शांति भी मिलेगी, और समृद्धि भी मिलेगी, और साथ में इतना समय मिलेगा कि वो ज्ञान का अर्जन कर सकेंगे। बिल्कुल, युवाओं को केवल और केवल भीड़ तंत्र का हिस्सा नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको अपने ललाम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक नई व्यवस्था, और खासकर माहेश्वरी जी ने कहा कि उनको गाय से जुड़ना होगा। दोस्तों, दूसरे दिन किसी और शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक हमारे सहयोगी अमित कुमार के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, और आप देखते रहिए युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नजर। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।